हेलो साथियों, मैं सौरभ निषाद आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट 2.0 पर और फेसबुक आईडी सौरभ निषाद जाफरगंज पर। साथियों, हम आपको पढ़ा रहे हैं जीके जीएस। इसमें जियोग्राफी क्लास आपको पढ़ा रहे हैं। एक संपूर्ण जानकारी आपको विस्तृत किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो हमसे जुड़िए हमारे फेसबुक आईडी सौरभ निषाद जाफरगंज पर या हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट 2.0 पर। साथियों, अगर आप हमारे फेसबुक पर नए हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमें यूट्यूब पर अगर नए हैं तो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों ध्यान देंगे। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं ज्वालामुखी। सबसे पहला पॉइंट बताते हैं, ज्वालामुखी होता क्या है, ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है। विद्यार्थियों ध्यान देंगे, ज्वालामुखी का उद्गार होने का क्या कारण है। आप सभी को पता है, हमने कल पॉइंट आपको पढ़ाया था, पृथ्वी की आंतरिक परतें हमने पढ़ाया था। पृथ्वी की आंतरिक परतों में आपको बताया गया था सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, इन सब के बारे में हम आपको कल विस्तृत जानकारी दिए थे। जो ही विद्यार्थी आज की वीडियो देख रहे हैं वो कल की वीडियो पहले देखेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको साथियों समझ में आएगा। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की, बात करते हैं पृथ्वी अंदर से गर्म है। पृथ्वी का तापमान बताया गया था, जब हम क्या करते हैं 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो 1 अंश सेल्सियस तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। तो आप क्या कहते हैं, ऐसे ही पॉइंट ध्यान देंगे, पृथ्वी के अंदर क्या है, प्लेटें हैं। बेहतरीन तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे साथियों। पृथ्वी के अंदर प्लेटें पाई जाती हैं। पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें पाई जाती हैं, जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती हैं, दो प्लेटें आपस में जब टकराती हैं तो साथियों वास्तव में दो प्लेटों के टकराने से पृथ्वी पर भूकंप आ जाता है। अगर हम बात करते हैं, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो दोनों प्लेटों के टकराने से हल्की प्लेट जो होती है वो क्या करती है, भारी प्लेट के ऊपर आ जाती है। और साथियों, जो भारी प्लेट होता है वो भारी प्लेट धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होने के कारण भारी प्लेट जो दबा हुआ भाग रहता है वो धीरे धीरे साथियों क्या होता है, गर्म होने से प्लेट किसमें बदलने लगता है, मैग्मा में बदलने लगता है। मैग्मा तब क्या होता है, प्लेट जो होता है वो मैग्मा में बदलने लगता है। फिर क्या होता है, यह मैग्मा धीरे धीरे किसमें होने लगता है, जलवाष्प में बदलने लगता है, जलवाष्प। और जब जलवाष्प बन जाता है साथी, जब क्या होता है, जलवाष्प का निर्माण हो जाता है, तब इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें बन जाती हैं। और जब पृथ्वी के अंदर गैसें बनती हैं तो कहीं भी जब गैसें रहेंगी तो गैसें हमेशा हल्की होती हैं, वो बाहर आने का प्रयास करती हैं। गैसें क्या करती हैं, बाहर आने का प्रयास करती हैं। अगर साथियों हम बात करते हैं, ये जो प्लेटों का टकराना होता है इनकी अधिकांश प्रक्रिया क्या होती है, तो हम बताएंगे सीमा में होता है, जो पृथ्वी की दूसरी आंतरिक परत होती है। ठीक है, मैग्मा का निर्माण कहाँ होता है, सीमा में होता है। ठीक है, सियाल, सीमा और निफा, तीन ये होती हैं पृथ्वी की आंतरिक परतें होती है। सियाल, सीमा और निफे में क्या होता है, जो दूसरी परत होती है जिसको हम लोग सीमा कहते हैं, इसी पर क्या होता है, मैग्मा का निर्माण होता है। अब जो मैग्मा का निर्माण होता है, मैग्मा का निर्माण कैसे होता है, जब दो आंतरिक प्लेटें पृथ्वी की टकराती हैं तो हल्की प्लेट क्या करती है, भारी प्लेट के ऊपर आ जाती है। तो भारी प्लेट जो भाग दबा रहता है, तापमान कम होने के कारण वो भारी प्लेट धीरे धीरे गर्म होता है और गर्म होकर किस अवस्था में, तरल अवस्था में आ जाता है। तो जब जो तरल अवस्था पृथ्वी के अंदर जो तरल अवस्था होती है उसको मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्मा। साथ ही मैग्मा जो होता है ना, इसमें अनेक प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं, जलवाष्प बनता है, गैसें बनती हैं। फिर क्या होता है, ये मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करता है। जब मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करता है तो पृथ्वी के अंदर क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, एक होल बनाता है। और जब होल बनाता है तो जलवाष्प जो होता है ऊपर आने का प्रयास करता है, जलवाष्प के साथ साथ विभिन्न गैसें बाहर आती हैं। और जब क्या होता है साथियों, यही मैग्मा क्या होता है, फिर इस मैग्मा का तीव्र विस्फोट होता है और विस्फोट होकर ऊपर धरातल की तरफ क्या जाता है, यही मैग्मा पृथ्वी के ऊपर जब आ जाता है तब उसे पृथ्वी का फटना कहा जाता है, उसे ज्वालामुखी का उद्गार कहा जाता है।
तो पॉइंट हम लोगों ने समझा कि पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है किस तत्व के कारण पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है। साथियों, जब भी प्रश्न कहेगा किसके कारण ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो हम बताएंगे मैग्मा में सिलिका की मात्रा बढ़ने के कारण। किसकी मात्रा बढ़ने के कारण? सिलिका की मात्रा जब मैग्मा में सर्वाधिक हो जाती है तब ज्वालामुखी विस्फोट होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। सिलिका की मात्रा बढ़ जाने के कारण ज्वालामुखी का उद्गार होता है। पॉइंट क्लियर है साथियों? अब ध्यान देंगे, अब ज्वालामुखी हो गया, अब ध्यान देंगे पहले मैग्मा था, जब सीमा में था तब ये मैग्मा था। ठीक है, पृथ्वी की कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं। ठीक है, जब सीमा में रहता तब उसको कहा जाता है मैग्मा, और ये मैग्मा साथियों क्या होता है जब ऊपर आ जाता है यही मैग्मा तब किस में बदल जाता है? लावा कहलाता है। वही मैग्मा जब धरातल के ऊपर आ जाता है तो उसी मैग्मा को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। अब अगर कोई कह दे कि लावा क्या है, तो लावा क्या होता है? लावा भाई गाँवों का बात होता है, लावा एक खाने वाला होता है, चावल वावल का बनता है। ठीक है, तो वो लावा नहीं है। ठीक है, लावा जो होता है मिट्टी होता है। कौन सा मिट्टी? ज्वालामुखी का मिट्टी। ज्वालामुखी से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है, जो पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, अगर ये ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया तो ज्वालामुखी विस्फोट होने से क्या कोई नुकसान है? ज्वालामुखी से नुकसान क्या हानि है? ज्वालामुखी से आप सभी को ज्वालामुखी से हानि सभी को पता होगा। ज्वालामुखी से कौन सी हानि होती है? आपको पता है जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी का विस्फोट होगा उस क्षेत्र में पहली बात तो भूकंप आ जाएगा। वहां जहां पे ज्वालामुखी का उद्गार होगा वहां पे जो भी जीव जंतु होंगे उनको क्षति पहुंचेगी। ठीक है, पृथ्वी को झटके महसूस होंगे, कई प्रकार के क्षति होंगे। ठीक है, व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, वस्तुओं का नुकसान हो सकता है, कई प्रकार के नुकसान ज्वालामुखी विस्फोट से हो सकते हैं। इतना पॉइंट क्लियर? साथियों, अगर हम ध्यान देंगे क्या इससे कोई लाभ हो सकता है? क्या ज्वालामुखी से लाभ हो सकता है? अब आपके दिमाग में अरे सर ये तो ज्वालामुखी, इससे कौन लाभ सोच रहे होंगे, लेकिन वास्तव में अगर ज्वालामुखी का उद्गार होता है हम सभी को पता है पृथ्वी के अंदर बहुत से प्रकार के खनिज दबे हुए हैं। दबे हैं कि नहीं दबे? जब भाई ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो बहुत से प्रकार के खनिज पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। कई चीजों की जानकारी जो किसी को नहीं होती है, जो पृथ्वी के अंदर दबे हैं उनकी कुछ न कुछ जानकारी लोगों को हो जाती है। समझ रहे कि नहीं? तो ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी के विस्फोट से, अच्छा एक और प्रश्न आता है, ज्वालामुखी के विस्फोट से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ज्वालामुखी के विस्फोट से किस मिट्टी का निर्माण होता है? आप बताएंगे सर काली मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी का? काली मिट्टी का। क्यों काली मिट्टी? अरे भाई जब कोई चीज जलेगा तो राख बनेगा, राख काला होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब मिट्टी जल गई तो राख हो गई, तो राख हो जाएगी तो किस कलर की हो जाएगी? काले रंग की हो जाएगी। तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी किस उत्पादन के लिए फेमस है? काली मिट्टी किस अनाज के उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है? कपास उत्पादन के लिए। कपास उत्पादन। अगर बात करते हैं काली मिट्टी का साथियों, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी। अगर कहेगा किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं तो हम लोग क्या बताएंगे? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी उद्गार के कारण होता है। इतना पॉइंट क्लियर है? अब साथियों ध्यान देंगे, ज्वालामुखी से नुकसान हो गया, ज्वालामुखी से कुछ लाभ होता है। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया? ज्वालामुखी से कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बताते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार। तो साथियों ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ज्वालामुखी होते हैं? जागृत ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? जागृत ज्वालामुखी।
दूसरा क्या होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, या इसी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी। ठीक, तो साथियों ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी, अगला होता है शांत ज्वालामुखी। अगर बात करते हैं जागृत ज्वालामुखी की बात करते हैं, तो साथियों जागृत ज्वालामुखी क्या होता है, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें क्या होता है, जिनमें हमेशा से कुछ न कुछ मैग्मा बाहर निकलता रहता है, चाहे जलवाष्प ही बाहर निकलेगा, केवल धुआं ही बाहर निकलेगा, कुछ न कुछ उसमें से क्या रहता है, कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें से क्या होते हैं, कुछ न कुछ मैग्मा जो होता है हमेशा पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलता रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। पॉइंट क्लियर है साथियों। दूसरा पॉइंट है जागृत ज्वालामुखी, दूसरा पॉइंट है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी, इनके कहने का मतलब ऐसे ज्वालामुखी जिनका एक बार उद्गार हो चुका है और भविष्य में कभी दोबारा उद्गार हो सकता है। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब है जिस ज्वालामुखी का उद्गार एक बार हो चुका हो, भविष्य में दोबारा कभी उसके उद्गार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा सर ऐसा क्यों होता है कि भविष्य में दोबारा ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है, समझिए हम बता रहे हैं क्यों भविष्य में दोबारा ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है। हमने बताया कि क्या होता है, जब प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं तो प्लेटें टकरा करके क्या होती हैं, मैग्मा का निर्माण करती हैं। साथियों क्या होता है, ये जो मैग्मा जितना तरल हो जाता है उतना तो बाहर निकल जाता है एक बार में। ठीक है, लेकिन अगर क्या है, ये मैग्मा जो है धीरे 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 करके फिर से पूरा जो पदार्थ जो इसका पॉइंट बचा हुआ है प्लेट का, वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मैग्मा के रूप में परिवर्तित होगा। जो शेष मैग्मा है वो शेष मैग्मा क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो भी दोबारा लाइफ में कभी क्या होगा, फिर से बाहर निकलने का प्रयास करेगा, तब उसको क्या कहा जाएगा, पर सुषुप्त ज्वालामुखी। अगला पॉइंट है शांत ज्वालामुखी। एक बार ज्वालामुखी का उद्गार हो गया है, दोबारा उस ज्वालामुखी के उद्गार होने के चांसेस नहीं है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, शांत। कोई डाउट किसी को? ठीक है, आगे आपको बताते हैं प्रमुख ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी कहाँ पे हैं, कैसी कैसी ज्वालामुखियां हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे जागृत ज्वालामुखी। साथियों वैसे तो पूरे विश्व में 500 से भी अधिक ज्वालामुखी हैं। पूरे विश्व में अगर हम संसार में बात करते हैं तो बहुत से प्रकार के ज्वालामुखी हैं। कुछ ज्वालामुखी ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों हम केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। अब 500 ज्वालामुखी का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। ध्यान देंगे, जागृत ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी मतलब ऐसा ज्वालामुखी जिसमें से कुछ न कुछ मैग्मा हमेशा क्या होता रहता है, बाहर निकलता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं। अगर बात करते हैं जागृत ज्वालामुखी, ओजस डेल सलाडो, डेल सलाडो, चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी है तो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। सलाडो यह कैसा ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है। ओजस डेल सलाडो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय, ठीक है, क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो हम क्या बताएं, डेल सलाडो कहां पर स्थित है साथियों, माला विश्व की
पर्वतमाला, लंबी पर्वतमाला कौन है साथियों? इंडीज पर्वतमाला। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला इंडीज पर्वतमाला पर है ओजस डेल सलाडो। कौन है साथियों? ओजस डेल सलाडो। ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। पॉइंट क्लियर है साथियों? ठीक है। अगर पर्वतमाला कहां पर है साथियों? इंडीज पर्वतमाला दो देशों के बीच में है। किसके बीच में? चिली और अर्जेंटीना के बीच में। चिली व अर्जेंटीना, ठीक है। तो चिली और अर्जेंटीना के बीच में कौन है? इंडीज पर्वतमाला है। उसी इंडीज पर्वतमाला पर ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी, जो क्या है? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। क्लियर है साथियों? कोटोपैक्सी दूसरा ज्वालामुखी है साथियों, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ये भी एक जागृत ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी एक देश है इक्वाडोर। जागृत ज्वालामुखी है वो कौन सी ज्वालामुखी? साथियों अगर कोटोपैक्सी की बात, सबसे ऊंची की ऊंची जागृत पर्वत है। साथियों ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने बताया, ठीक है। ओजस डेल सलाडो जो है, कोटोपैक्सी जो है एक पर्वत का नाम इसको दिया गया है। क्या नाम? जागृत पर्वत कौन है? तो हम लोग क्या बताएंगे? कोटोपैक्सी। ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी कैसी ज्वालामुखी है? जागृत ज्वालामुखी। मोना लोवा ज्वालामुखी तीसरा, मोना लोवा ज्वालामुखी। मोना लोवा ज्वालामुखी अगर बात करते हैं कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पर स्थित है। कहाँ? अच्छा साथियों, हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है साथियों? अमेरिका में है। स्थित है। हवाई द्वीप किसका भाग है? अमेरिका का भाग है। संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग कौन है? हवाई द्वीप। अच्छा कहाँ पे है? ध्यान देंगे साथियों, अलास्का का नाम आप सुने हैं? अलास्का, ठीक है। ऐसे ऊपर ध्यान देंगे कनाडा है, कनाडा के जस्ट नीचे अमेरिका है, अमेरिका के जस्ट इधर ध्यान देंगे अलास्का है। याद आया? मानचित्र में जहाँ उत्तरी अमेरिका साथियों वहाँ हम लोग ध्यान देंगे। और अलास्का के जस्ट ऐसे जाएंगे हल्का सा ना, ऐसे एक द्वीप है उसका नाम है हवाई द्वीप, ठीक है। अलास्का के बाद जाएंगे ऐसे पॉइंट ध्यान देंगे तो हवाई द्वीप पड़ेगा। और वहीं हवाई द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी है? मोना लोवा जागृत ज्वालामुखी साथियों है, ठीक है। मोना लोवा जागृत ज्वालामुखी किस देश में है? अमेरिका में है। कैसा ज्वालामुखी है? जागृत ज्वालामुखी है। क्लियर है साथियों? कोई डाउट किसी को? आगे ध्यान देते हैं। मोना लोवा की बात प्यारे साथियों, अच्छा ध्यान देंगे, ये प्रशांत महासागर में, ये भी बात ध्यान रखेंगे, प्रशांत महासागर। साथियों जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगला साथ है स्ट्राम्बोली। अच्छा, स्ट्राम्बोली बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है साथियों? जागृत ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली कैसा ज्वालामुखी है? जागृत ज्वालामुखी है। किस देश में है? स्ट्राम्बोली साथियों इटली में है। कहाँ पर है? इटली में। ठीक है, इटली में प्यारे साथी। अच्छा, इटली की राजधानी पता है क्या आपको? वो क्या कहा जाता है? सात पहाड़ियों का प्यारे साथियों स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है द्वीप का नाम है लिपारी द्वीप। इसका नाम है लिपारी द्वीप। ठीक है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी प्यारे साथियों लिपारी द्वीप पर है। कहाँ पर? इटली में है। अगर साथियों हम लोग बात करते हैं तो ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो लिपारी द्वीप साथियों स्थित है, ये भूमध्य सागर में है। कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। लिपारी द्वीप प्यारे साथियों का है भूमध्य सागर में है। अगर भूमध्य सागर में बात करते हैं तो स्ट्राम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? जागृत ज्वालामुखी। जागृत होने के कारण भूमध्य सागर में क्या होता है, रात में भी इसका इतना प्रकाश निकलता है कि जागृत ज्वालामुखी होने के कारण भूमध्य सागर रात में भी दिखाई देता है। भूमध्य सागर में क्या होता है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी की जो लपटें हैं आज भी हमेशा दिखाई देती है। ठीक है, यही कारण है कि स्ट्राम्बोली को क्या कहता है? भूमध्य सागर का भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रकाश स्तंभ। प्यारे साथियों ये जो प्रकाश स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्ट्राम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है, भूमध्य सागर में है। कहाँ पर है? भूमध्य सागर में। तो यहाँ से जब इसकी लपटें निकलती हैं स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी की, तो रात में भी क्या होता है, स्ट्राम्बोली चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्लियर है? अगर क्या प्रश्न आ गया कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, हम क्या बताएंगे? स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली है क्या चीज? जागृत ज्वालामुखी है। क्या साथियों? जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, किस द्वीप पर स्ट्राम्बोली है? लिपारी द्वीप पर। लिपारी द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है? इटली के पास। इसका मतलब स्ट्राम्बोली किस देश का ज्वालामुखी है? इटली का है। क्लियर है क्या प्यारे साथी? कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पे ध्यान देंगे इटली के बाद स्ट्राम्बोली के बाद ध्यान देंगे साथियों किलायू ज्वालामुखी। अच्छा, किलायू, किलायू कहाँ पर है साथियों? हवाई द्वीप पर है। कहाँ है? हवाई द्वीप। अच्छा, हवाई द्वीप से याद आया, किस देश में है? कहाँ पर है भैया हवाई द्वीप? अमेरिका में। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोई डाउट किसी को? कैसा ज्वालामुखी है किलायू? साथियों कभी कभार आपसे प्रश्न ऐसा भी दे देता है, निम्नलिखित में से कौन जागृत ज्वालामुखी है? नहीं है, ऐसे ऑप्शन देता है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया साथियों? तो किलायू कैसा ज्वालामुखी है? जागृत ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप पर है। एक और बात करते हैं, माउंट इटना। माउंट इटना ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? माउंट इटना कहाँ पर है साथियों? इटना मतलब इटली। इटना मतलब क्या बताएंगे? इटली। ठीक है, इटना से इटली याद रखेंगे। इटना से इटली, इटली। ठीक है, माउंट इटना ज्वालामुखी एक जागृत ज्वालामुखी है और माउंट इटना ज्वालामुखी कहाँ है साथियों? इटली में है। याद रहेगा माउंट इटना। इटना से इटली, इटना से क्या याद रखेंगे? इटली याद रखेंगे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट है साथियों माउंट 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 एरबुस ज्वालामुखी। अगर साथियों माउंट एरबुस ज्वालामुखी की बात करते हैं
तो ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। प्यारे साथियों, माउंट एरबुस ज्वालामुखी जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एरबुस ज्वालामुखी कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और माउंट एरबुस ज्वालामुखी प्यारे साथियों अंटार्कटिका महाद्वीप पर है, और अंटार्कटिका महाद्वीप पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगर आ गया कि अंटार्कटिका महाद्वीप पे कितने सक्रिय ज्वालामुखी है, तो हम बताएंगे अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक ज्वालामुखी कौन है? माउंट एरबुस अंटार्कटिका महाद्वीप पर। पॉइंट साथियों, बैरन द्वीप, ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी। बैरन द्वीप प्यारे साथी ये जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी है ये भारत का कहाँ पर है? भारत। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? अंडमान निकोबार में पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये साथियों जाता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए कंपटीशन एग्जाम में लगभग पूछा जाता रहता है कि बैरन द्वीप किस देश का सक्रिय ज्वालामुखी है। तो क्लियर हो गया साथियों। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा आपको बताएंगे प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। सबसे अगला पॉइंट है प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। अगर हम प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी की बात करते हैं, ऐसा ज्वालामुखी जिसका एक बार उद्गार हुआ है और भविष्य में पुनः उद्गार हो सकता है, उस ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। अगर प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण की बात करते हैं तो साथियों सबसे पहले ध्यान देंगे एक ज्वालामुखी है मेयन ज्वालामुखी। मेयन ज्वालामुखी, मेयन ज्वालामुखी कहाँ साथियों? ये साथियों है मेयन ज्वालामुखी जापान में है। कहाँ पर है? जापान में। दूसरा पॉइंट ध्यान देंगे फ्यूजियामा ज्वालामुखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, ठीक है। फ्यूजियामा कहाँ पर है? जापान में है। प्रसुप्त ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा कैसा ज्वालामुखी है? सुसुप्त ज्वालामुखी साथियों। अगला है विसुवियस। विसुवियस, बी विसुवियस, विसुवियस ज्वालामुखी। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे आ रहा है साथियों? तो विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर है? इटली में है। कहाँ पर है? इटली में। कैसा ज्वालामुखी है? विसुवियस कैसे ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त ज्वालामुखी है। कहाँ पर है विसुवियस ज्वालामुखी? भूमध्य सागर में है। कहाँ है? भूमध्य सागर। इतना पॉइंट क्लियर है विसुवियस ज्वालामुखी। अगला पॉइंट ध्यान देंगे नारकोंडम ज्वालामुखी। नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी। अगर बात करता नारकोंडम ज्वालामुखी, ये कहाँ है साथियों? उत्तरी अंडमान में है। उत्तरी अंडमान,
वही अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? भारत में। कहाँ पर है? भारत में। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत में कितने सुषुप्त ज्वालामुखी हैं, तो प्यारे साथियों भारत में एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम ज्वालामुखी। नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में नारकोंडम ज्वालामुखी स्थित है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों यह सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर हमारा सेशन अच्छा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे हाँ सर पढ़ करके मजा आ गया है। साथियों ध्यान देंगे, इसके बाद प्रसुप्त ज्वालामुखी के बाद साथियों शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी अगर शांत ज्वालामुखी की बात करते हैं तो साथियों ऐसा ज्वालामुखी जिसका कभी जीवन में एक बार उद्गार हुआ है, इसके बाद दोबारा इसका उद्गार नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? शांत ज्वालामुखी कहते हैं। साथियों शांत ज्वालामुखी में सबसे पहला उदाहरण देंगे किलिमंजारो। किलिमंजारो किलिमंजारो किस देश में है साथियों? आप सभी को पता होगा। तो साथियों किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे सर किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में क्या स्थित है? किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी है। दूसरा ध्यान देंगे कोह सुल्तान। कोह सुल्तान कोह सुल्तान ज्वालामुखी। अगला है देवबंद ज्वालामुखी। देवबंद ज्वालामुखी। साथियों ध्यान देंगे कोह सुल्तान ज्वालामुखी और देवबंद ज्वालामुखी। साथियों देवबंद और कोह सुल्तान ये दोनों कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ईरान की ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी है। अगला साथियों ध्यान देंगे चौथा पॉइंट पोपा ज्वालामुखी। पोपा ज्वालामुखी। पोपा कौन है? पोपा। पोपा कहाँ पर स्थित है? म्यांमार। म्यांमार में। ठीक है म्यांमार। अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो साथियों म्यांमार क्या है? इसका नाम बर्मा भी है। ठीक है। अगर साथियों ध्यान देंगे म्यांमार भारत पहले म्यांमार भारत का हिस्सा हुआ करता था। म्यांमार कोई देश नहीं था, म्यांमार भारत देश था। ठीक है। और 1935 में भारत शासन अधिनियम पास हुआ था। और 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। अंग्रेजों ने भारत शासन अधिनियम लाया 1935 में, और उसमें यह फैसला लिया गया कि म्यांमार यानी कि बर्मा को अब एक नया देश घोषित किया जाएगा। और साथियों सन 1937 ईस्वी में म्यांमार को क्या किया गया? भारत से अलग करके एक देश का दर्जा दिया गया। ठीक है। तो म्यांमार अस्तित्व में कब आया था? 1937 में। क्लियर है साथियों? तो म्यांमार में कौन सा ज्वालामुखी है? पोपा ज्वालामुखी। पोपा कैसा ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी है। अगला साथियों ध्यान देंगे एकांगुआ ज्वालामुखी। एकांकगुआ एकांकगुआ ज्वालामुखी। एकांकगुआ ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी साथी? तो एकांकगुआ ज्वालामुखी ये शांत ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी। कहाँ स्थित है? वहीं इंडीज पर्वतमाला पर। याद आया क्या? इंडीज पर्वतमाला। इंडीज पर्वतमाला क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। किन दो देशों के बीच में है? चिली और अर्जेंटीना के बीच में है। अगर साथी जब प्रश्न कहेगा, ध्यान देंगे, जब आपसे प्रश्न कहेगा विश्व की
शांत ज्वालामुखी कौन है? तो बताएंगे एकांगुआ ज्वालामुखी। कहां पर है? इंडिज सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। इतना पॉइंट क्लियर है क्या साथियों? अब ध्यान देंगे, विश्व का एकमात्र महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश या महाद्वीप है जहां पर कभी भी ज्वालामुखी का उद्गार नहीं हुआ है। अगर प्रश्न कह दे किस देश में ज्वालामुखी नहीं है तो हम क्या उत्तर देंगे? ऑस्ट्रेलिया। पॉइंट क्लियर है साथियों? साथियों एक कहावत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, बिना मेहनत किए किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों कोशिश करते रहिए, आज नहीं तो कल कामयाबी जरूर मिलेगी। प्यारे साथियों जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 2.0 के साथ। साथियों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, वादा उम्मीद करते हैं ऐसा। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथियों कल हम आपको मिलते हैं इसी टाइम नए स्ट्रेटेजी के साथ। पृथ्वी में भूकंप कैसे आते हैं इस पॉइंट पे साथियों चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद साथियों, थैंक यू।